जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके 100% साथियों एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 4 फरवरी से आप लोग का एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और बताइए साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न साथियों की प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। चलिए बताएंगे साथियों, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, प्राचीन शहर तक्षशिला है साथियों ये हो जाएंगे सिंधु और झेलम के बीच। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे सिंधु और झेलम के बीच है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, शांति निकेतन की स्थापना किए हुए थे कौन। तो आप लोग बताएंगे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। चलिए बताइए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर साथियों बाध्यकारी होगा। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्रों के सभी न्यायालयों पर है ना बाध्यकारी होगा। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह हो जाते हैं आपके आर्टिकल यहाँ पे 141, अनुच्छेद 141 कहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने की शक्ति साथियों किसके पास है। चलिए बताइएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति करने की जो शक्ति है साथियों ये किसके पास होता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये राज्यपाल के पास होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया और इस तरह इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया और इस तरह इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया हुआ है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, लोकमान्य तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकमान्य तिलक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का कि 3 जुलाई 1947 को भारत के बंटवारे के खिलाफ किस पार्टी ने काला दिवस साथियों मनाया था। चलिए बताइएगा साथियों कि 3 जुलाई 1947 को भारत के बंटवारे के खिलाफ किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था।
तो साथियों याद रखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा, हिंदू महासभा जो है ये काला दिवस मनाए थे 3 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है साथियों कि कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके द्वारा जो साथियों तैयार किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पे कि कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो साथियों याद रख लेंगे आप सभी लोग, यह किए गए थे आपके डलहौजी के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि यह बयान किसका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। चलिए बताइए साथियों कि यह बयान किसका था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। बताइए साथियों ये किसका बयान था। तो याद रखिएगा साथियों, ये अरबिंदो घोष का बयान था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अरबिंदो घोष का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है साथियों अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, कॉटन मिल मजदूर हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए बताइए साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण को पहली बार जो है शुरू में पेश नहीं की जा सकती है राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। चलिए बताइए साथियों कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। तो साथियों याद रखिएगा ये आत्मकथा हो जाएंगे आपके सौरभ गांगुली के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंचने को अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ये किए हुए थे साथियों अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, और साथियों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने लिखा है। चलिए बताइए साथियों कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है। तो याद रखिएगा साथियों यह लिखे हुए थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों झंडा सत्याग्रह बताएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी पत्थर से मुहरों पर भी बनाते थे और ये आम तौर पर किस आकार की होती थी। बताइए साथियों कि हड़प्पा वासी जो है ये पत्थर से मुहरे भी बनाते थे और ये आम तौर पर जो है ये किस आकार की होती थी। तो साथियों याद रखिएगा ये आयताकार आकार के थी। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चलिए बताएंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी। तो याद रखेंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपके कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कांस्ययुगीन सभ्यता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पटेती त्योहार मनाता है। चलिए बताइए साथियों यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पटेती त्योहार मनाता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा पारसी लोग मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पारसी धर्म वाले। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में
यहाँ पे पालकी उत्सव मनाया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पालकी उत्सव जो है मनाया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस अधिनियम द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। चलिए बताइए साथियों कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो साथियों आप याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इनको दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना किसने पेश की थी। चलिए बताइए साथियों कि संविधान सभा के सामने संविधान की जो प्रस्तावना है ये किसने पेश की थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। चलिए बताइए साथियों कि संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार जो है साथियों, भारत जो है साथियों राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, भारत जो है ये राज्यों का संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में साथियों निर्विरोध चुने गए थे। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। तो साथियों आप याद रखेंगे डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को चुने गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आमतौर पर स्पीकर प्रो टेम के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि आमतौर पर स्पीकर प्रो टेम के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, नई चुनी गई लोकसभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों में से एक को चुना जाता है। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष जो है साथियों संशोधन किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान में पहली बार जो ये किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, पहली बार होता है 1951 में, और इसके तहत ही साथियों अनुच्छेद यानी कि अनुसूची 9 को ऐड की जाती है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि लोकसभा में पद संभालने के लिए निम्नतम उम्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा में पद संभालने के लिए निम्नतम उम्र क्या है। तो साथियों लोकसभा में जो है निम्नतम उम्र होनी चाहिए आपके 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अगर लोकसभा में देखा जाए साथियों तो लोकसभा में आपके होनी चाहिए कम से कम आपको 30 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि जिस मुस्लिम हमलावर ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वह था। चलिए बताइएगा साथियों कि जिस मुस्लिम हमलावर ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वह कौन सा था। तो सभी लोग याद किए होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने समाप्त किया था। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नेता खेरा सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी का अनुयायी बन गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नेता खेरा सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी जी का अनुयायी बन गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में नहीं चुने गए हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में नहीं चुने गए हैं। तो साथियों आप बताएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन डी सही है, बाल गंगाधर तिलक जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि तेज बयान लाइन का इस्तेमाल कौन करता है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे बताइए साथियों कि सबसे तेज बाएं लाइन का इस्तेमाल कौन करता है। तो साथियों याद रखिएगा आज तक करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आज तक।
अगला प्रश्न देखेंगे कि किस शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे कि किस शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, अजातशत्रु हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं होगा, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है साथियों यहाँ पे कि किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे बुलाया जा सकता है। चलिए बताइए साथियों कि किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे बुलाया जा सकता है। तो साथियों याद रखेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल को बुलाई जा सकती है सलाह के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।